आदाब नाजरीन, मैं हूं रिफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विंग्स इन्फोटेक लेकर आया है ग्लोबल वॉलपेपर हमजा कलेक्शन ICALS अंडर ICALS एडुस्केल प्राइवेट लिमिटेड स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर CBSE बोर्ड। सीधे करेंगे खबरों की शुरू। आज आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आलोचना हॉल में उस्ताद शायर वकी मंजर की तीसरी किताब मंजर ब मंजर की रस्म रुनुमाई की गई। साथ ही साथ डिप्टी मेयर वसीमुल हक को इस्तकबालिया भी दिया गया। तहरीक नौ आसनसोल की जानिब से मुनक़द इस तकरीब की सदारत SM जलाल और नकाबत इम्तियाज़ अहमद अंसारी ने की। इस मौके पर PF कमिश्नर अजय कुमार सिंह, प्रोफेसर आशिम शहनवाज शिबली, अहमद कमाल हाशमी, मुबारक अली मुबारक, डॉक्टर हसन निज़ामी ख़ास तौर से मौजूद थे। इस मौके पर सलीकुर रहमान, आशिफ़ा खातून और अबू फैज़ान ने वकी मंजर का कलाम पढ़ा और सामीन को महसूस किया। खुर्शीद अदीब और डॉक्टर नसीम ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। अजय कुमार सिंह ने 5001 रुपये की बोली लगा के पहली किताब अपने नाम की, जबकि अबू कन्नैन ने दूसरी बोली 4500 की लगाई। मजमुआ है, शायर ने हर मौजू के साथ पूरा इंसाफ किया है, जिससे शायर की लियाकत, काबिलियत और सलाहियत साफ साफ झलकती है। मेरी नज़र में मंजर ब मंजर कई मौजूआत का एक हसीन और खूबसूरत मजमुआ है। मंजर आज से तकरीबन 12 साल पहले आसनसोल आया तो दो ही शोरा को मैंने आसनसोल के हवाले से मैं जानता था या सुना, और जिनकी शायरी से मुझे बहुत ही मैं बहुत मुतासिर हुआ। तो एक तो मरहूम हमारे जो अल्लाह को प्यारे हो गए तस्लीम न्याज़ी मरहूम, और दूसरे इनकी शायरी मुझे बहुत अच्छी लगी, वो वकी मंजर। तो वकी मंजर की जो शायरी मैंने देखी, पढ़ी, सुनी, जो भी, उससे महसूस मैंने ये अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जो शायरी में जो ये कह लिए कि जो शायरी जो फ़िक्र की परवाज़ देखकर, सुनकर या पढ़कर मुतालिया के बाद मुझे जो मैंने उनकी उम्र से जो है वो ये नहीं, उस चीज जो है इस अंदाजा नहीं होता था कि इनकी उम्र इतनी कम होगी। कि गम न कर न पाए दुआओं में याद हमें। आप मुझे अपनी दुआओं में, यदि मुझे मेरा नाम नहीं लिया तो कोई बात नहीं है, कोई गम नहीं है। कि गम न कर न पाए दुआओं में याद हमें, मेरे लिए तो महज आपका आमीन ही काफी है। आमीन बोल दीजिए, बस इतना ही चाहिए। आमीन आमीन। मेरे लिए तो महज आपका आमीन ही काफी है। और झुक जाता है सर मेरा खुदा के हर नाम से, कि झुक जाता है सर मेरा खुदा के हर नाम से। और सजदा के लिए मजहब नहीं महज यकीन ही काफी है। सजदा के लिए मजहब नहीं महज यकीन ही काफी है। और एक और शेर है इसमें कि क्या करूंगा धन अफरात, एक्चुअली मेरे दिल की आवाज है कि क्या करूंगा धन अफरात जब मिजाज ही मेरा सूफी है। क्या करूंगा धन अफरात जब मिजाज ही मेरा सूफी है। और मेरे लिए तो मेरे कदरदानों का महज आफरीन ही काफी है। मेरे लिए तो मेरे कदरदानों का महज आफरीन ही काफी है। कि शिकायत छोड़ दी मैंने, हिकारत छोड़ दी मैंने, मगर तुम ये न समझो कि सखावत छोड़ दी मैंने, मगर तुम ये न समझो कि सखावत छोड़ दी मैंने। फिर एक शेर है कि कभी बाकी कभी अनजान समझ लेते हैं, कभी जाहिल कभी नादान समझ लेते हैं, और वो जो महफिल में कह देते हैं उर्दू, लोग धोखे में मुसलमान समझ लेते हैं। लोग धोखे में मुसलमान समझ लेते हैं। शुक्रिया अजय कुमार सिंह जी। तालियां दोस्तों। जलसा इस्तकबालिया
जनाब वसीमुल हक साहब आसनसोल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर, इन्हें इस्तेमाल, लेकिन सोशल वर्क इनका प्रेफरेंस रहा है, इनकी तरजीह रही है। जमाना तालिब इल्म से ही सोशल वर्क करते चले गए। नतीजा ये हुआ कि उस वक्त हमारी इस रियासत में जो बरसर इक़्तिदार जमात थी, सियासी जमात थी, उन्होंने काउंसलर का टिकट दिया। आपने सिर्फ उसी सोशल वर्क की वजह कर ये काउंसलर के इलेक्शन में कामयाब होते हैं। बहैसियत काउंसलर इनका सिलसिला आगे बढ़ता है और जो गैर मुनज़्ज़म तरीके से ये सोशल वर्क कर रहे थे, अब मुनज़्ज़म तरीके से सोशल वर्क करने लगे। नतीजा ये हुआ कि दूसरी मर्तबा फिर उस पॉलिटिकल पार्टी ने इन्हें काउंसलर का टिकट दिया। ये दोबारा कामयाबी के बाद हालात बदल जाते हैं हमारी पूरे इस सूबे की, इस रियासत की। एक दूसरी पार्टी यहां पर सर करता आती है। वसीमुल हक साहब ने देखा कि अगर यहां आवाम का काम करना है, सोशल वर्क करना है, तो फिर बेहतर है कि रूलिंग पार्टी का ही साथ दिया जाए। लोगों से मशवरे हुए और सबों ने यही मशवरा दिया कि आप रूलिंग पार्टी में चले आए, और इन्होंने रूलिंग पार्टी को ज्वाइन किया। लेकिन इस पार्टी को ज्वाइन करने के साथ साथ क्योंकि इनका सियासी कद इतना ऊंचा था कि नई पार्टी ने भी इन्हें हाथों हाथ लिया। हालांकि उस वक्त बोर्ड बन चुका था, तमाम शोबे बढ़ चुके थे, लेकिन वसीमुल हक साहब की जो सियासी कद थी, उस कद की बुनियाद पे इन्हें आसनसोल कॉर्पोरेशन के 106 वार्डों का हेल्थ इंचार्ज बना दिया गया। बात यहीं तक खत्म नहीं होती, ये अपना सिलसिला जारी रखते हैं। अवामी जो खिदमात का सिलसिला था वो जारी रहता है। जारी रहते रहते फिर हालिया इलेक्शन चला आता है। इस इलेक्शन में फिर एक नई बात होती है। नई बात यह होती है कि जो पुराने मैक्सिमम काउंसलर्स के टिकट काट दिए जाते हैं। खुद वसीमुल हक साहब जहां लगातार जिस वार्ड से 2 मरतबा इन्होंने कामयाबी हासिल की, वो वार्ड भी रिजर्व हो जाता है, लेडीज वार्ड हो जाता है। लेकिन वसीमुल हक साहब की कारकर्दगी पार्टी की नजर में रहती है और इन्हें अपने वार्ड से हटाकर दूसरे वार्ड में काउंसलर का टिकट दिया जाता, जो इनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी, एक चैलेंज था। लेकिन ये दूसरे वार्ड में भी जाकर उन तमाम चैलेंजेस का सामना करते हैं और फिर वहां पर भी कामयाबी की झंडे गाड़ते हैं। अब ये पार्टी भी मजबूर हो जाती है कि जो शख्स इतनी लड़ाइयों के बाद, इतने चैलेंजेस के बाद अपने आप को प्रूव करवा सकता है, तो उसे एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। और बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, इसी आसनसोल कॉर्पोरेशन में उन्हें डिप्टी मेयर बना दिया जाए। लेकिन यहां भी एक चैलेंज आता है। आसनसोल कॉर्पोरेशन में एक साथ 2 डिप्टी मेयर नामजद किए जाते हैं। एक दस्तूरी बहरान पैदा हो जाता है। लेकिन वसीमुल हक जैसे लोगों की ये मेहनत, कोशिश और आवाम की दुआएं इनके साथ रहती है। हुकूमत एक नया बिल लाती है, गवर्नर उस पर साइन करते हैं, एक कानून बनता है। और मैंने जैसा कहा कि तारीख साज हस्ती हैं, क्योंकि आसनसोल कॉर्पोरेशन में पूरी रियासत में पहला आसनसोल कॉर्पोरेशन है जहां 2 डिप्टी मेयर प्रूफ कर दिए गए और दस्तूरी तौर पे वो कानून बन गया। तो इस तरह की तारीख बनाई है इन्होंने। और मैं बताऊं कि इनकी इस कोशिश में, इनकी कामयाबी में हर तरह के लोगों का साथ रहा है। लेकिन उनमें जो अदबी लोग हैं, जो शोरा हैं, जो सिंगर्स हैं, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। क्योंकि जब ये दूसरे वार्ड में गए तो उस वार्ड के रहने वाले जनाब खालिद कदीर साहब, उसी वार्ड के बगल के वार्ड में रहने वाले जनाब वकी मंजर साहब, इन दोनों ने इनका भरपूर साथ दिया। खालिद कदीर साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, इन्होंने बड़ी खूबसूरत एक नज्म इनके सिलसिले से लिखी कि वो मर्द मुजाहिद मर्द हक वसीमुल हक वसीमुल हक। इतनी अच्छी नज्म, और इसको आवाज दिया उसी आसिफा खातून ने, जिन्हें अभी मोमेंटो पेश किया गया। इनके अलावा वक्त में अंदर साहब ने भी इनके सिलसिले से कुछ नज़में लिखी, जिसे अबू फैजान ने अपनी आवाज दिया। और यकीन जानिए, मुझे वो बात याद आ गई कि कभी पार्लियामेंट की सीढ़ियों से जवाहरलाल नेहरू उतर रहे थे, वो लड़खड़ा गए। बगल में एक हिंदी के कवि कोई नंदा साहब मौजूद थे, उन्होंने उनको संभाला और एक तारीखी जुमला अदा किया कि नेहरू जी, जब जब सियासत लड़खड़ाएगी अदब आपका साथ देगा। यहां भी सियासत को उदबा ने यकीनी तौर पे साथ दिया। तो जनाब सैयद वसीमुल हक साहब आज उस जगह पे पहुंचे, उन्हें डिप्टी मेयर का ओहदा मिला। हम सबों की दुआएं हैं कि ये इसी तरह से काम करते रहे, समाजी खिदमत करते रहे, इनसे भी मजीद
ऊपर के ओहदे मिले। मैं चाहूंगा कि सैयद वसीम उल हक साहब प्लीज आप जरा सामने आ जाएं। अपने दस्ते मुबारक और दुआओं के साथ इस शौक का नजराना पेश किया। एक यादगार लम्हा। और अब जनाबे वकी मंजर साहब, इन्होंने जनाबे वसीम उल हक साहब जो उनके दरीना रफीक भी हैं, उनकी खिदमत में वो तहनती जो कलाम है बाज़ाब्ता फ्रेम करके उन तक पहुंचाई जा रही है। जनाबे वकी मंजर साहब। हर शेर आपके लिए, हर बंदा आपके लिए मुनाज़िर। हर कदम पर तुम्हें कामयाबी मिले। मैं समझता हूँ यही शेर ही काफी है। आप इसकी तरजीह कहते सही की गलत है? वकी बया हर कदम पर तुम्हें कामयाबी मिले, तो इसका ताल्लुक दुनिया और आखिरत दोनों से है ना? मुलाज़ा में और क्या होगा सर? शेर सुनिए। हर कदम पर तुम्हें कामयाबी मिले, हर कदम पर तुम्हें कामयाबी मिले, मंजिलें तुमको ढूंढे जला कर दिए। मंजिल, हालांकि हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम उस मंजिल तक पहुंचे, और मंजिल इन तक पहुंच रहा है। मुलाज़ा फरमाए कि हर कदम पर तुम्हें कामयाबी मिले, मंजिलें तुमको ढूंढे जला कर दिए। और बंद मुलाज़ा फरमाए, सुनेंगे सर। रात दिन मेरे लब पर है बस एक दुआ, हर मुसीबत से तुमको बचाए खुदा। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत आमीन का। रात दिन मेरे लब पर है बस एक दुआ, हर मुसीबत से तुमको बचाए खुदा। पाँव रखो जहां फूल खिलने लगे, मंजिलें तुमको ढूंढे जला कर दिए, मंजिलें तुमको ढूंढे जला कर दिए। और आपसे गुजारिश है, सुनिए। नाम करना है तो नाम ऐसा करो, काम करना है तो काम ऐसा करो, नाम करना है तो नाम ऐसा करो, काम करना है तो काम ऐसा करो। तुम जिधर चल पड़ो ये जमाना चले, मंजिलें तुमको ढूंढे जला कर दिए, मंजिलें तुमको ढूंढे। और ये बंदी बतौर खास मुलाज़ा फरमाए। जीत रिश्ता नसीबा से यूं जोड़ ले, हार देखे तुम्हें तो कदम मोड़ ले। शेर क्या शायरी है, देखिए। जीत रिश्ता नसीबा से यूं जोड़ ले, हार देखे तुम्हें तो कदम मोड़ ले। हौसला दो कदम तुमसे आगे चले, मंजिलें तुमको ढूंढे जला कर दिए, मंजिलें तुमको ढूंढे जला कर दिए। एक बार मेरा हौसला बढ़ा दीजिए आप ताली बजाएगा ताकि हम आगे। शुक्रिया। और ये बंदी मुलाज़ा फरमाए। तुम अंधेरों की खातिर उजाला बनो, बेसहारों का हरदम सहारा बनो। तुम अंधेरों की खातिर उजाला बनो, बेसहारों का हरदम सहारा बनो। सबको अपना बनाओ लगा कर गले, मंजिलें तुमको ढूंढे जला कर दिए, मंजिलें तुमको ढूंढे जला कर दिए। और बतौर खास वसीम साहब ये बंद मुलाज़ा फरमाया, और आपके अगर रिश्तेदार यहाँ मौजूद हैं तो इस बंद को बतौर खास मुलाज़ा फरमाए। शायर कहते हैं, नाम नामी रहे तुमसे रोशन वसीक। बहुत सुने।
नाम नामी रहे तुमसे रोशन वसीक, हो रही होगी खुश कितनी रूह लई। नाम नामी रहे तुमसे रोशन वसीक, हो रही होगी खुश कितनी रूह लई। उनकी तुरबत पे बारान रहमत रहे, मंजिलें तुमको ढूंढे जला कर दिए, मंजिलें तुमको ढूंढे जला कर दिए। और ये बंदी मुलाजा फरमाए, चुपके दुआए मुलाजा फरमाए। कोई आफत न आएगी सर पर वसीम। हम सब आपके गम में शरीक हैं सर, आपका गम हो गया, हम सब आपके गम में शरीक हैं। मुलाजा फरमाए। कोई आफत न आएगी सर पर वसीम, माँ दुआ में है मसरूफ घर पर वसीम। उनका साया सदा सर पे कायम रहे, मंजिलें तुमको ढूंढे जला कर दिए, मंजिलें तुमको ढूंढे जला कर दिए। और मख्ते का बन तखलीक़ कार जनाब वकी मंजर साहब आसन मुलाजा फरमाए। दिल से देता है मंजर दुआएं तुम्हें, छू न पाए कोई भी बलाए तुम्हें। आप हज़रात आमीन कहते हैं? आमीन। दिल से देता है मंजर दुआएं तुम्हें, छू न पाए कोई भी बलाए तुम्हें। नाम इज्जत मिले तुमको शोहरत मिले, मंजिलें तुमको ढूंढे जला कर दिए। हर कदम पर तुम्हें कामयाबी मिले, मंजिलें तुमको ढूंढे जला कर दिए। अच्छी नज़्म, अच्छी आवाज। एक दूसरा शायर को भी कह दिया, कानपुर से तशरीफ लाए हुए साहब किताब शायर है जनाब मुर्शिद अली साहब के, जनाब सरदार नवाज साहिब साहब, सरदार नवाज साहिब साहब इसके जरा कुछ नदी साहब के यहाँ तो उनकी जरूरत है। सैयद वजीउद्दीन जमाल साहब राशिद साना के नुमाइंदा खुसूसी, खुद इनका कहना है कि तकरीबन 5 किताबें मुकम्मल हो चुकी। अगर हालात साजगार होते तो इस वक्त ये तीसरी नहीं बल्कि 8वीं किताब होती। लेकिन क्या किया जाए, उर्दू की हालत यही है। किसी शायर ने तो यूं कह दिया है कि कागज के बने ताजमहल बेच रहे हैं, कागज के बने ताजमहल बेच रहे हैं, जो बाग के मालिक थे वो फल बेच रहे हैं। और आए खाके वतन देख ले तू आंख उठाकर, रोटी के लिए मीर गजल बेच रहे हैं, रोटी के लिए मीर गजल बेच रहे हैं। ये उर्दू की हालत है इस तरह, और इसी हालत का शिकार हुए हैं जनाबे वकी मंजर साहब। लेकिन हमें उम्मीद है कि आज जब इनकी किसी किताब का यहाँ इजरा अमल में आएगा तो वो हालात बदल जाएंगे। हम उर्दू वाले भी यहाँ इतनी तादाद में मौजूद हैं, यकीनी तौर पे हम लोग वकी मंजर से मोहब्बत रखते हैं, उर्दू से मोहब्बत रखते हैं, अपने आसनसोल की सरजमीन से मोहब्बत रखते हैं। तो आज इनकी तीसरी किताब मंजर ब मंजर का इजरा मैं चाहूंगा कि अमल में आ जाए। और वो गुजारिश होगी कि आप तमाम हजरात कोशिश करें कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपनी बोली लगाएं और उस किताब को अपने नाम करें, ताकि वकी मंजर की 8वीं किताब भी उसके अशात का रास्ता हमारा हो सके। तो इस वक्त मैं वकी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप अपनी जो तीसरी किताब है, जो तीसरा शेरी मजमूआ है मंजर व मंजर, उसका इजरा हमारे मेहमानों के हाथ तक करवा दें। माशाअल्लाह, एक भरपूर ताली दोस्तों। एक नई चीज, एक नई सोच और ऐसी नई चीजों का इख्तरा अगर कोई कर सकता तो यकीन वो वक़्त मंजर ही हो सकता है। सूचना हॉल में इजरा अमल में आया मेहमानों के हाथों, और हम तमाम के तमाम लोग इसके गवाह बने। बिल्कुल नई चीज एजाज के तौर पर पेश किया गया।
भी आगे बढ़ गए, मुझसे भी आगे बढ़ गए और 4001 सब कुछ। ये तो सर्दी के मौसम में गर्मी का एहसास हो रहा है। बहुत खूब। अच्छा, एक बात मैं अपनी जाने से कहूं, क्या ये अच्छा हो कि 4001 अपनी जगह पे, लेकिन जिन लोगों ने जो बोलियां लगाई हैं उनकी बोलियां भी उसी तरह रहेगी। जी मैं ये कहना चाहता हूं, दोस्ती का सबूत होगा कि किसने जो बोली लगाई है वो उस बोली में मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ बोलियां लगाने वाले मर्द थे और मर्द अपनी जुबान से नहीं मुकर। कितना 4501 की बात आ गई। 4501 5001 आज बहुत दिनों के बाद, बल्कि मैंने अक्सर बेशतर इस तरह के मजलिसों में शिरकत की है और पहली मर्तबा ये एहसास हो रहा है कि इतना टफ कंपटीशन हो रहा है। 5001 वाकई मंजर है। और इस वाकया के मंजर निगारी हमारे जितने भी मीडिया के हजरात है वो कर रहे हैं। कल अखबारों की सुर्खियों में यकीनन ये बात जरूर आएगी कि उर्दू की इस मजलिस में एक उर्दू दोस्त ने 5001 रुपए देकर इस किताब की पहली बोली बोली है। भरपूर तालियां जनाब अजय कुमार जी के लिए। बहुत शुक्रिया सर, तमाम उर्दू वालों की तरफ से, आसनसोल वालों की तरफ से, वकी मंजर की तरफ से, मेरी जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। जी हाँ, बोलिए। बेशुमार किताबों के हिजरा हुए, इससे बड़ी बोलियां भी बोली गई हैं, इससे इनकार नहीं। लेकिन आज जो कंपटीशन हुआ है बोलियों के एतबार से, लोगों ने अपनी मोहब्बत का सबूत दिया है और हम सब इसके गवाह बने हैं। हम शुक्रगुजार हैं उन तमाम के तमाम लोगों का और खास करके मुबारक साहब का, जिनकी मुबारक बोली से बोली इतनी आगे बढ़ गई है। हिंदी का फोटो ले लीजिए। आप अभी तक उनको हिंदी का शायर समझते हैं? नहीं, वो बोले ना हिंदी का शायर उर्दू का कवि बोले। आपके पीएफ का पैसा उन्हीं के पास है। इंडिया की तरफ से नामी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, हजारों बच्चों को मुफ्त तालीम दे रहे हैं। आज इन्होंने अगर जॉब की तलाश में आप हो गए हैं परेशान और पाना चाहते हैं एक जॉब 6 या 12 महीने के अंदर, तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट एंड लीगल सर्विसेज अंडर ICALS एडुस्किल प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है आप सभी के लिए फुल टाइम सर्टिफिकेशन कोर्स विद जॉब गारंटी। जी हाँ, IT एंड वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग के अलावा टेली प्राइम, GST, इनकम टैक्स, P-टैक्स, TDS, MS ऑफिस, साफ फीको जैसी कई सारी कोर्सेज बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। EMI फैसिलिटी के अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। हमारा एड्रेस है भांगापाची ऑपोजिट ओल्ड स्टेशन हाई स्कूल आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। अगर आप है परेशान अपने बच्चे का फ्यूचर लेकर और कराना चाहते हैं उनका एडमिशन एक बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चले आइए स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर CBSE बोर्ड। कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ऑडियो विजुअल, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के अलावा और भी कई सारी को करिकुलर एक्टिविटीज, साथ ही एक्सपीरियंस्ड एंड एडुकेटेड टीचर्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जैसी कई सुविधाएं। हमारे यहाँ एडमिशन अभी चल रहा है, तो आज ही आए स्कूल ऑफ कंपटीशन। हमारा एड्रेस है कालाझरिया रोड, सेंट्रल पार्क, बर्नपुर। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिजाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी मोहल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। घर और ऑफिस की सुरक्षा की फिक्र से अब आप हो जाइए टेंशन फ्री, क्योंकि सुरक्षा का खास ख्याल रखते हुए विंग्स इन्फोटेक लेकर आया है अ कंप्लीट CCTV सॉल्यूशन। वी सप्लाई, वी इंस्टॉल एंड वी रिपेयर विद गुड सर्विसेज। हमारे यहाँ HPIP कैमरा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, बेबी मॉनिटरिंग, फायर अलार्म सिस्टम, वीडियो डोर फोन और भी बहुत कुछ उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही हमारे यहाँ आए और अपनी परेशानियों से छुटकारा पाए। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट आसनसोल बस स्टैंड। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें।
need-based hospital and medical institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर ओटीज, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280252। घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाएं सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहाँ होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9888380247 पर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। पूर्व मेयर और बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी और राज्य कमेटी सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी ने आज एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि टीएमसी एक दुर्घटना को लेकर राजनीति कर रही है। या तो ये एक दुर्घटना है या तो फिर ये तृणमूल का षड्यंत्र है। वहीं कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि पुलिस को जानकारी दी गई थी, उनको चाहिए कि सही से तदंत करें, पर वो बेकसूरों को जेल में डाल रहे हैं। इसका प्रतिवाद किया जाएगा। পুলিশ এত তৎপরতা দেখাচ্ছে, পুলিশে সত্যি সত্যি যে সৎ সাহস আছে বলুক তো, ওরা একটা তালিকা প্রকাশ করুক পুলিশ, যে কাদের কাদেরকে ওরা ডিউটি অ্যাসাইন করেছিল এখানে, তাদের তালিকা দেখ, যে এই 20 জন 25 জন 30 জন 40 জন আধিকারিকদের ডিউটি ছিল, এবং তাদের মোবাইল ট্র্যাকিং এর মাধ্যমে তাদের লোকেশন বলুক, যে ওই পিওতে প্লেস অফ অকারেন্সে তাদের টাওয়ার কটা অবধি পাওয়া যাচ্ছে, যখন প্রোগ্রাম স্টার্ট হয়েছে তখন তারা ওইখানে আছেন এবং শেষ পর্যন্ত তারা ওইখানে আছেন। টাওয়ার লোক, এখন তো বৈজ্ঞানিক যুগ, টাওয়ার লোকেশনের মাধ্যমে সব জানা যাবে। আমরা মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করতে চাই না বলে খুব বেশি কিছু বলিনি, কিন্তু এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে আমরা কোনোদিন বলবো না। আমরাও সব জানি কেন কি করে হয়েছে। আমাদের এই প্রোগ্রামে 3 দিন আগে হাই লেভেলের তৃণমূল কংগ্রেস একটা মিটিং হয়েছিল। ওই মিটিংয়ে কি আলোচনা হয়েছিল সেটা কেন পুলিশ তদন্ত করছে না? এর আগে এত বড় বড় প্রোগ্রাম হয়েছে, কোনোদিন কোনো ঘটনা তো ঘটেনি। সবসময় পুলিশ থেকে সবকিছু করিয়েছে। এই প্রোগ্রামে পুলিশ হঠাৎ কেন সরে গেল? কার নির্দেশে সরে গেল? কোন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা পুলিশকে সরে যেতে বাধ্য করলেন, নির্দেশ দিলেন? এইসব তদন্ত হবে না? এর দায় কে নেবে? ওনাদের পলিসি হলো যে এইভাবে মামলা মোকদ্দমা করে তৃণমূল কংগ্রেসকে একটা স্পেস দিয়ে দাও। বিজেপি সব ছেলেরা ঘর ছাড়া হয়ে যাবে। কিছু ছেলেকে জেলে ভরে দেওয়া হলো, কিছু ছেলে ঘর ছাড়া, সবাইকে ভয় দেখানো হচ্ছে। এবং এই যে ওপেন স্পেস পেয়েছেন, এই ওপেন স্পেসে সমস্ত নেতা মন্ত্রীরা আসছেন। মলয় ঘটক গেলেন, তার আগে 2 জন মন্ত্রী এলেন। সরকারি চেক দেওয়ার জন্য মন্ত্রী আসার কি দরকার? তো আমাদের পয়সা দেওয়া হচ্ছে ট্যাক্স। কালকে মলয় ঘটক গেছিলেন, আজকে নাকি 4-5 জন আসছেন। কদিন আগে বানপুরে বালি মাফিয়াদের পয়সায়, বালি মাফিয়াদের ট্রাকে 2 জন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী মারা গেল। তাদের বাড়িতে তো একবারও গেলেন না এই নেতারা।
একজন কোনো মন্ত্রী নেতা গেছেন তাদের বাড়িতে? এই কেন গেলেন না? ওইখানে যদি চলে যান তাহলে বালি মাফিয়াদের কাছে যে পাওয়া যায় মোটা পয়সা সেটা বন্ধ হয়ে যাবে। বালি মাফিয়াদের ভয়ে ওইখানে গেলেন না। তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা দূরে যান, তাদেরকে চেক দেওয়া হলো, সেই চেক বাউন্স হয়ে গেল, কেউ কোনো তৃণমূল কংগ্রেস নেতা প্রতিবাদ করলেন না। আর এখানে নাটক করছেন, মোমবাতি মিছিল করছেন। আমাদের 3টা লোক মারা গেল, তাদেরকে নিয়ে রাজনীতি করছেন। জামুরিয়াতে মিছিল, রানীগঞ্জে মিছিল, কুলটিতে মিছিল করছেন। মৃত্যু নিয়ে নাটক, এটা কোনোভাবে আমরা মেনে নেব না। আর এই পুলিশ দেখিয়ে কেস দেখিয়ে আমাদেরকে দমানো যাবে না। প্রয়োজন হলে আমরা সবাই জেলে যাব, 2 মাস 4 মাস 6 মাস জেলে থাকবো, ফাঁসি হবে না, আবার বেরিয়ে আসবো, কারণ আমরা কোনো অপরাধ করিনি। এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট, আর হতে পারে তৃণমূল কংগ্রেসের ষড়যন্ত্র। দুটো জিনিস হতে পারে, হয় এটা দুর্ঘটনা, তা না হলে তৃণমূল কংগ্রেসের ষড়যন্ত্র, অন্য কিছু না। এবং তৃণমূল যেভাবে অ্যাক্টিভ হয়েছে, আমার মনে হচ্ছে দুর্ঘটনা না, এটা তৃণমূল কংগ্রেস ষড়যন্ত্রই। তাই সেটাকে আগে থেকে তারা সব প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলেন। এই যে মিছিল হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়, আমি খবর পেয়েছি যে বিভিন্ন ব্লকে 7 দিন আগে বলে দেওয়া হয়েছিল যে आप लोग को একটু जुलूस करना होगा, उसके लिए रेडी होइए। তারা কি করে জানতো যে এই ধরনের ঘটনা ঘটবে, মিছিল করতে হবে? আপনি ওদের নেতৃবৃন্দকে জিজ্ঞেস, আমাদের তো তৃণমূলে অনেক কানেকশন আছে, অনেক ছেলেদের সঙ্গে কথা, তারা বলছে যে দাদা আমাদের আগে থেকে বলা হয়েছিল যে রেডি হও, সবাই মিছিল করতে হবে। কি কারণে মিছিল করতে হবে সেটা বলেনি। এখন আমরা বুঝতে পারছি যে কেন বলা হয়েছিল মিছিল করতে। এটা বৃহৎ ষড়যন্ত্র একটা হতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে সবাই আসা, সঙ্গে সঙ্গে সব প্রি প্ল্যান, সব ঠিক ছিল, কবে যেতে হবে, কি আসতে হবে, বাড়িতে যেতে হবে, কি বলতে হবে না বলতে হবে। এন্টি সোশ্যাল, কালকে মন্ত্রী গেছিলেন, উনি যেতেই পারেন, ওনার বিধানসভা যেতেই পারেন। তার সঙ্গে 2-3টা ছেলে আমি দেখলাম যারা একদম এন্টি সোশ্যাল, যাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা আছে, ছিনতাইয়ের মামলা আছে, মানুষের জমি দখল করা মামলা, তাদেরকে নিয়ে ঘুরছেন। ভয় দেখানো হচ্ছে। ভালো ছেলেদেরকে জেলে ঢুকিয়ে দাও কিংবা এলাকা ছাড়া করে দাও, আর এন্টি সোশ্যালদেরকে নিয়ে এলাকা দাপিয়ে বেড়াও। আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে যাতে মানুষকে গণতান্ত্রিকভাবে, যখন মানুষের সমর্থন পেলেন না, অগণতান্ত্রিকভাবে কি করে এলাকা দখল করা যায় তার একটা প্রচেষ্টা চলছে। আমরা এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং আগামী দিনে এর বিরুদ্ধে আমরা কিন্তু আর পিছপা হব না। আর পুলিশকেও বলি, পুলিশ কিভাবে চলবে সেটা অলরেডি আমাদের যারা আইন তৈরি করেছে তারা বলে দিয়েছে। আইপিসি, সিআরপিসি, ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট, পুলিশ রেগুলেশন অফ বেঙ্গল, আরো যে বিভিন্ন আইন আছে, বলা আছে পুলিশ কিভাবে কাজ করতে হবে। সেই আইন মেনে পুলিশ কাজ করুক, আমাদের কিছু বলার নেই। আমরা চাইও না যে পুলিশ আমাদের কথায় চলুক। যেখানে যেখানে বিজেপি সরকার আছে, আমাদের কথায় পুলিশ চলে না, আইন মেনে চলে। কিন্তু এখানে পুলিশের যদি কেউ মনে করছে যে তৃণমূল নেতাদেরকে খুশি করলেই সব হয়ে যাবে আর আমরা এরকম আমাদেরকে এভাবে দমানো যাবে, কি করবে পুলিশ? চ্যালেঞ্জ করে বলছি, কি করবেন? মামলা করেছেন তো, আমাদের নামে মামলা করেছেন, মহিলার নামে মামলা করেছেন, কি করবেন? এরপর কি করবেন? অ্যারেস্ট করবেন। এরপর অ্যারেস্ট করতে পারেন, জেলে যাব। বিচারকরা আছেন তো, আপনাদের মিথ্যা মামলা টিকবে না। 4 দিন, 5 দিন, 8 দিন, 10 দিন, 15 দিন, 20 দিন, 1 মাসে বেরিয়ে চলে আসবো। কিন্তু আইনের শাসন এখানে প্রতিষ্ঠিত করতে আমরা বাধ্য করব। বিরোধী দলনেতা আমাদেরকে ইনস্ট্রাকশন দেয় ওখানে পৌঁছাবার জন্য, এবং আমরা পৌঁছাই। আমরা ওনাকে ছেড়ে দিয়ে উনি বেরিয়ে গেলেন, আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমরা হাসপাতাল পৌঁছাই। হাসপাতাল পৌঁছাবার পর আমরা ওখানে আমাদের ছেলেরা ওইখান থেকে যাদের রেস্কিউ করে, যাদেরকে বের করে নিয়ে এসে ওদেরকে ইমিডিয়েট ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করা হয়, এবং আমরা স্পটে পৌঁছাই। ওখানে আমরা রাত্রি 11টা পর্যন্ত ওদের যাতে সুষ্ঠুভাবে চিকিৎসা হয় সেই ব্যবস্থা আমরা করেছি, এবং আরও বেটার ট্রিটমেন্টের জন্য যদি বাইরে যাওয়া হয় তাদের পরিবারের সঙ্গে আমরা কথাবার্তা বললাম। যারা মারা গেছিল তাদেরকেও মর্গে পৌঁছে দেওয়া হলো, এবং যিনি কেস করেছেন যে ছেলেটি, সেই ছেলেটির সঙ্গে ব্যক্তিগত আমরা কথাবার্তা বলেছি। উনি ওই ছেলেটি রাত্রেবেলা আমাদের কাছে ফোন করে, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে, ওনার উপর প্রচণ্ড পরিমাণ প্রেশার করা হচ্ছে যে কেস করার জন্য। কিন্তু ছেলেটা কিন্তু অনেকক্ষণ, উনি কিন্তু পরের দিন পর্যন্ত নিজের জায়গায় স্টিক করেছিল এবং আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের মধ্যে ছিল। তারপর সকাল 10টা থেকে আমরা কিন্তু পোস্টমর্টমে, আপনারা জানেন আমরা মর্গের সামনে ছিলাম, এবং যা যা দরকার ছিল আমাদের ওই পরিবারগুলোর জন্য যা যা করণীয় আমরা বারবার বলেছিলাম, আমরা কিন্তু রয়েছি তোমাদের সাথে, আমরা চোখের সামনে আমরা ছিলাম। পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাই পরের দিন যে ওনাদেরকে চেক দেওয়া হয়। চেকটা দেওয়া হয় সন্ধ্যাবেলা 5:30 6টা নাগাদ এসডি অফিসে নিয়ে গিয়ে ওদেরকে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা ওদেরকে গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে যায়। আমাদের কাছে এই খবরটা ছিল, এবং 8:30টার সময় আপনারা দেখবেন এই এফআইআর আছে, 8:30টার সময় এই এফআইআরটা করা হয়েছে। ওই চেকটা দেওয়া হয়েছে, তারপর এফআইআরটা করা হয়েছে।
আপনারা দেখবেন, আপনারা কোর্টের যে সার্টিফাইড কপি যদি থাকে আপনারা দেখবেন এফআইআরটা কোন টাইমে কোন সময় করা হয়েছে এটা। এবং সবচেয়ে অবাক বিষয় যে 10 জনের নাম দেওয়া হয়েছে, ওই মানুষগুলো ওই 10 জনকে চিনলো কিভাবে? ওরা কি চিনতে পারে? কারা করালো এফআইআরটা? এই এফআইআরটা পুরো তৈরি করে দেওয়া হয়েছে এবং ওদেরকে ওই চেক দেওয়া হয়েছে আর সই করিয়ে এফআইআরটা করানো হয়েছে। ওদেরকে জিজ্ঞেস করুন তো, ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞেস করুন তো ওদেরকে, যে রামবাবু তাকে চেনে, যারা যারা অ্যারেস্ট হয়েছে তাদেরকে চেনে, বান্টিকে চেনে, বা প্রত্যেকটা ছেলে যারা যারা আমাদের ওখানে সেদিনকে যারা অ্যারেস্ট হয়েছে তাদেরকে চেনে কিনা জিজ্ঞেস করুন। চিনবে না তারা, কেন? তাদের সঙ্গে তাদের কোনো মতলবই নেই। তাদেরকে ওই কেসের মধ্যে ট্যাগ করে দেওয়া হয়েছে, ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। এবং আপনারা বলুন, আমরা যে বলছে পারমিশনের যে একটা প্রশ্ন বারবার আসছে, একটা এলওপি যখন আসছে, এলওপি বিরোধী দলনেতা, পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা, তিনি যখন সেখানে পৌঁছাচ্ছেন, তো সেই ইন্টিমেশন যখন দেওয়া হচ্ছে ওটাই তো একটা ইনফরমেশন। আমরা তো কমিউনিকেট করেছি, তো কমিউনিকেট আমরা করলাম, ওনারা তো একবারও কি আমাদেরকে জানিয়েছেন না আপনি ওখানে প্রোগ্রাম করতে পারবেন না? আমরা চিঠি দিয়ে, উনি তো আমাদের চৈতালি তেওয়ারি নিজের প্যাডে চিঠি দিয়ে লিখে পাঠিয়েছেন যে আমরা ওই তারিখে প্রোগ্রাম করব, ব্ল্যাঙ্কেট, মেগা ব্ল্যাঙ্কেট ডিস্ট্রিবিউশন হবে এবং তার জন্য যা যা ব্যবস্থা করার আপনারা করুন। ওনারা কি একবারও বলেছেন না আমরা ওখানে প্রোগ্রামটা করতে দেবো না? চৈতালি তেওয়ারিকে কি চিঠি করে মেল করে জানিয়েছেন একবারও আমরা ওইখানে প্রোগ্রামটা করবেন না? এইভাবেই তো প্রোগ্রাম হয়, যত বড় বড় প্রোগ্রাম আমরা করি এই প্রোগ্রামে তো ইনফরমেশন এইভাবেই দেওয়া হয়, একটা ইন্টিমেশন দেওয়া হয়, তার ভিত্তিতেই প্রোগ্রাম করা হয়। কোন জায়গায় বলুন তো এইভাবে হয়? আমাদেরকে বড় বড় সভা করবার জন্য হাইকোর্ট থেকে পারমিশন নিয়ে আসতে হচ্ছে, হাইকোর্টে অ্যাপ্লাই করতে হয়, এবার পারমিশন নিয়ে আসতে বড় বড় সভা করার জন্য। এই তো অবস্থা পশ্চিমবঙ্গে। আমাদের পারমিশনের কথা বলছেন, এইখানে পুলিশ বারবার পারমিশন ছিল না। আরে মশাই, আপনারা যে ওখান থেকে ছেড়ে চলে গেলেন সেটা কেন বলছেন না? আপনাদের গাফিলতিটা এইভাবে কেন ঢাকছেন? আপনারা আপনাদের প্রবলেমটা বলুন। একটা মানুষ মরেছে সেটা সঠিক তদন্ত করুন, সেইটার মধ্যে আমাদের লোকজনকে ট্যাগ করে ঢুকিয়ে কি প্রমাণ করতে চাইছেন? আরে সরকার তো যা হবার হবে, আপনারাও থাকবেন, আপনারাও চাকরি করবেন, আমরাও আছি। এইরকমভাবে যদি এইরকম তোষামদি করবেন না, এইভাবে যেটা প্ল্যান করেছেন আমাদের বিজেপির কার্যকর্তাদের আসানসোল ছাড়া করবেন, এটা হতে আমরা দেব না। এর জন্য যা যা করণীয় করবেন, কতজনকে অ্যারেস্ট করবেন আমরা দেখবো, কতজনকে ট্যাগ করবেন, কটা কেস করবেন এটাও আমরা দেখবো। আমাদের পুরো কার্যকর্তারা জেল খাটবো, আমরা কেউ আসানসোল ছেড়ে যাবো না। যেটা পরিবেশটা সৃষ্টি করছেন এটা কিন্তু চলবে না, এই জিনিস চলতে দেবো না। আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাবো, এর জন্য যা যা করণীয় আমরা করবো। এবং আমরা ওই পরিবারগুলোর পাশে আছি। আমাদের এলওপি, আমাদের শুভেন্দু অধিকারী, আমাদের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব আসবে, আমরা ওদের খালি ওয়েট করছি, আমরা সময়টা দেখছি কি অবস্থা কি হচ্ছে। আমাদেরও নেতৃত্ব আসবে, এরপর আমরা থাকবো। আমরা ওই পরিবারগুলোর পাশে আগেও ছিলাম এবং আগামী দিনে ভবিষ্যতে আমরা ওই পরিবারগুলোর পাশে থাকবো, সেটা সময় প্রমাণ দেবে।